कीजिए। मुझे ओवरऑल पिक्चर जो है दिनेश जी वो ठीक नजर नहीं आ रहा बीजेपी के लिए आज की तारीख में। दिनेश, बीजेपी के मौसम का हाल थोड़ा बुरा ही है, इतना अच्छा नहीं है एक्चुअली। अनिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। मैं अचल जी के पास आता हूँ, फिर गिरीश भाई के, फिर सुनील जी के पास आऊंगा। अरे अभी रहेंगे हम लोगों के साथ दिनेश जी, अनिल जी रहेंगे। जी 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 जी। अचल जी, प्रशांत किशोर तो वैसे भी जीरो क्रेडिबिलिटी के व्यक्ति है, उनको कौन यकीन करता है। वो नहीं सर, अब मैं रहता हूँ, ऑर्डर आ गया सर आपका, सुनील जी का थोड़ी देर रहता हूँ सर मैं। जी 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 सर, जी सर। तो अच्छा जी, प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी क्या है? इट्स नेक्स्ट टू जीरो और बिलो जीरो, वी कैन से। नोबडी ट्रस्ट हिम एक्चुअली दीस डेज, और उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अमित शाह जरूर कह रहे हैं कि 380 में 4 चरणों में हमारी मेजोरिटी आ चुकी है, हमारे तो 280 सीटें आ चुकी है, तो भैया बाकी 3 चरण लड़ क्यों रहे हो? जरूरत नहीं है, पहले बोल दो हमें चुनाव लड़ने ही नहीं है। हाँ, एक खबर जरूर है, और वो है आंध्र प्रदेश से। मेरी खुद बात हुई है, और खासतौर से वाईएसआर के लोगों से। नाम नहीं बता सकता मैं। हंग पार्लियामेंट की स्थिति में वाईएसआर कांग्रेस जो 15 से 20 सीटें जीतने जा रही है, वो भी मुस्लिम के मुद्दे पे, 10% वोट है मुसलमानों के, खासतौर से आंध्र में, और 13% है इसमें तेलंगाना के अंदर। तो उसका रिवाइवल बहुत बड़ा है वाईएसआर का फिर से। दे से दैट अगर हंग पार्लियामेंट आती है, 230 240 पे अटक जाते हैं सारे, तो हमारी सपोर्ट इंडिया गठबंधन को होगी। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण, बोलता है मोदी हमको ड्रैग करता है, फंसाता है, इंटिमिडेट करता है, डराता है। एटलीस्ट जब इंडिया गठबंधन में होंगे तो हम कम से कम अपनी बात रख पाएंगे, बात कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं से हमें ज्यादा आजादी होगी अपने कार्यक्रमों को, अपना पैसा मांगने को, केंद्र से पैसा लेने को। और कुछ इसी किस्म के हालात निकले जब मैंने एक बीजेडी के लीडर से बात की कि जिस ढंग से मोदी ने अपने घनिष्ठ मित्र नवीन पटनायक पर अटैक किया, फियर्स अटैक किया, तो उससे उनके अंदर बहुत गुस्सा है वहां पर सर इस समय। वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, एंड देयर इज एवरी चांस बीजेडी आल्सो माइट बी पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन। तो एक फेयर पिक्चर निकल कर आ रही है साउथ की इन सीटों से भी। बाकी अनिल जी ने वो बात कही थी कि मोदी जी ने कहा कि मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे रैमजे ब्रदर आए और सामने आपसे कहे हमने कब हॉरर फिल्में बनाई हैं। ये आप समझ गए ना सर? रैमजे ब्रदर्स आए और आपसे कहे मैंने तो कभी हॉरर फिल्म बनाई ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग, ब्लैटेंट लाइज आर बीइंग चर्न्ड आउट एक्चुअली। एक अच्छा मुद्दा इसमें यह था कि सारा चुनाव मैंने बहुत दशकों के बाद देखा, पहली बार कि लोकसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पर हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं हुआ सर। ये एक बहुत बड़ा एबिरेशन है, एक बहुत बड़ा एक तरह से क्या कहते हैं, लीग से हटकर चुनाव हो रहा है। कर्नाटक में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, यूपी में जाओ, लोग लोकल मुद्दों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अग्निवीर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको मैं। आपने बहुत तगड़ा पॉइंट पकड़ा है। अब के चुनाव, राजस्थान में 25 सीटों पे चुनाव हो चुका है दिनेश जी। 25 की 25 सीटें लोकल फैक्टर्स पे चुनाव हुआ है। मोदी जी मुद्दा नहीं थे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपने बहुत अच्छा पुटअप करा, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। धन्यवाद सर। राकेश अचल जी, राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं बन पाए यहाँ पर? आंध्र और तेलंगाना और साउथ तो वैसे भी लोकल मुद्दों पे करते थे, ये नॉर्थ इंडिया में राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं कैप्चर हुए इनसे सर? क्या हुआ क्या अल्टीमेटली? व्हाई इट वाज नॉट सिंकिंग इन द पीपल्स साइकी सर? राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, बात शुरू की थी आपने कथाओं से, कथानक से, संवाद से, और तमाम तरह के टेक्निकल इश्यूज से, और बात आपने पूछ ली मुझसे बहुत ही अलग कि ये मुद्दे स्थानीय कैसे हो गए, राष्ट्रीय क्यों नहीं रहे। तो एक हमारे वरिष्ठ गीतकार उत्तर प्रदेश में हुए थे, अब तो नहीं है, उन्होंने लिखा था, वो आज की पूरी आपकी जो कथा वस्तु है उस पर फिट बैठता है। वो कहते थे कि यह विसंगति जिंदगी के द्वार पर हर बार रोई, बाह में था और कोई, चाह में था और कोई। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पिछले कई वर्षों की मेहनत के बाद जो किला बनाया था, जो उस पर बड़ी बड़ी बुर्जें बनाई थी, वो मात्र 10 साल में धोखा देने लगी। अभी अनिल जी ने जैसे राजस्थान का, हिमाचल का और कई राज्यों की बात कही, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जितने भी जो 10 दिशाओं में जो इनकी बुर्जें हैं, होती तो 4 दिशाएं हैं वैज्ञानिक तौर पर, लेकिन हमारे सनातन
ग्रंथों में 10 दिशाओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि एक दिशा के साथ में 4-4 दिशाएं घुसी रहती हैं। ईशान के साथ भी कई कोण होते हैं ऐसे। तो इस 10 दिशाओं में जितने बुर्ज हैं वो सब अब चरमराते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप गुजरात चले जाएं, चाहे आप मध्य प्रदेश आ जाएं, चाहे आप बिहार चले जाएं, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाएं। उत्तर प्रदेश में तो सुनील जी बताएंगे अभी कि कहाँ कहाँ से ईंटें खिसक गई हैं। तो जब चारों तरफ से आपके बुर्ज कमजोर हो रहे हैं तो आप अपने किले को अभेद्य कैसे बनाए रखेंगे? उसमें चाहे हमारे प्रशांत भाई कुछ भी कह ले, हमारे अमित शाह साहब कुछ भी कह ले, आप भरोसा नहीं होता है। पर डर जरूर है, आशंका जरूर है कि जैसा पिछले विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में हम सब ये कह रहे थे कि स्थितियां बदलेंगी, यहाँ से सत्ता चली जाएगी बीजेपी के हाथ से, वहां से चली जाएगी, लेकिन वहां से गई नहीं और बल्कि ज्यादा सीटों को लेकर के उन्होंने सत्ता कांग्रेस से छीनी। तो ये तो एक अकल्पनीय है, रामसे ब्रदर्स वाली कहानी हो सकती है। उसकी पटकथाएं, संवाद हर दृश्य के बाद बदल सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने अपने चेहरे पर लड़ने की और लड़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास मुद्दे थे नहीं। मुद्दे होते तो मुद्दों पर लड़ते। एक घोषणा पत्र लाए थे 5 गारंटी वाला, तो वो गारंटी कार्ड जो था वो ढंग से चस्पा नहीं हो पाया मतदाता के मस्तिष्क पर, और वो चला नहीं। उसके बाद आपने देखा कितने तेजी से मुद्दे बदले, हिंदू मुसलमान हुआ, मंगलसूत्र हुई, भैंस हुई, और जाने क्या क्या हुआ। तो ये सब चीजें तब्दील हो गई स्थानीय मुद्दों में, स्थानीय प्रत्याशियों के चेहरे पर, उनके कामकाज पर, और राज्य सरकारें जहां जहां उनकी हैं डबल इंजन की, उनके कामकाज पर। तो मोदी जी अपने आप आउट हो गए। मोदी जी की कोशिश थी कि 2024 में वो एक ऐसी लहर पैदा करें जो उन्हें 2029 और 2047 तक जिंदा रख सके। लेकिन वो क्या होता है, जब नदी में बाढ़ आती है तो लहरों के साथ साथ कई बार भंवरें बन जाती हैं, और इस भंवर में गोल गोल घूमना पड़ता है, और उसके चपेट में जो आ जाए तो बड़े से बड़ा वृक्ष हो, बड़े से बड़ा वृक्ष हो, बरगद का हो, किसी भी चीज का हो, वो उखड़ जाता है। वो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बन गई है। लेकिन मैं बहुत सराहना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, कि वो लगातार कोशिश कर रही है कि वो इस भंवर से अपने को बाहर निकाल ले। अब मुझे तो हंसी आती है, कल मैं देख रहा था कि जिस आदमी के की कुल बर्थ 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसके नामांकन पत्र भरने की जो जो खर्चा है, जो भीड़ है, उस पर 10 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और ये खर्च ना बीजेपी के खाते में जाने वाला है, ना प्रत्याशी के खाते में जाने वाला है। तो पूरा देश देख रहा है कि अब आप क्रूज पर खड़े होकर के जो सफाइयां दे रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, उसी देश ने देखा है कि आपने हर तीसरे दिन एक नया हौवा खड़ा किया, और खासतौर पर मुसलमान को तो आपने हौवे का हौवा बना दिया कि अगर कांग्रेस या दूसरा विपक्षी गठबंधन सत्ता में आ गया तो ये मुसलमान आप बहुसंख्यकों को खा जाएंगे, भैंसे चली जाएंगी, मंगलसूत्र चले जाएंगे, विरासत कर लग जाएगा, बचेगा नहीं बाप दादाओं का कुछ। तो जनता अब इस हकीकत को समझ गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हंस रही है। तो बाकी 4 चरणों में निर्णय हो गया, 290 सीटें वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उन्होंने सही निर्णय बताया है। वो 290 सीटें इधर की हैं, लेकिन उन्हें अपने तरफ की लग रही हैं। तो 3 चरणों में बचा कुछ नहीं है, पूछ रह गई है, हाथी निकल गया है, और उस पूछ को पकड़ के ये बैतरणी पार कर पाएंगे इसमें मुझे तो संदेह है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी जैसा कहते हैं कि आंकड़े 2019 के चुनाव जैसे होंगे, तो उनके लिए हम लोग भी बाद में कुछ पैसा बचाएंगे और घी शक्कर लेके आएंगे उनको खिलाने के लिए। जी गिरीश भाई।